सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसके केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। मस्बत केसेस की शरह 7.51% तक पहुंच गई है, जो 19 मई के बाद सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता रोज 32 कोरोना मरीज जाँ बहक भी हुए। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव तेज तर हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 7.51% तक जा पहुंची है। कोरोना फैलाव में इजाफा मजीद तेज हो गया। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 7.51% हो गई, जो 19 मई के बाद सबसे ज्यादा है। गुज़श्ता रोज 49,947 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 3,752 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 मरीज जान बहक हुए। सिंध में 19, पंजाब 5, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान 3, जबकि इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 1 कोरोना मरीज जान की बाजी हार गया। मुल्क में कोरोना 23,048 अफराद की जिंदगियों का खात्मा कर चुका। फाल केसेस की तादाद 57,799 हो गई। अब तक 9,27,599 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके। कराची में जिला शर्की कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने लगा। जिला शर्की में 24 घंटों में 663 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला गरबी में 111 केस सामने आए हैं। जिला बस्ती में 334, जिला कोरंगी में 255 और मलीद में 148 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि कराची में जिला शर्की कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने लगा है। जिला शर्की में 24 घंटों में 663 केस रिपोर्ट हुए हैं। जिला गरबी में 111 केस सामने आए हैं। जिला बस्ती में 334, जिला कोरंगी में 255 और जिला मलीद में 148 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से एक बार फिर सख्त पाबंदियां। आज से कारोबार शाम 6 बजे तक बंद होगा। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी का कहना है कि फिलहाल हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। बुध को वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से, जो कि इस वक्त शर्जील गोपलानी के साथ मौजूद हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जो है वो लॉकडाउन की सख्तियाँ एक बार फिर आयद कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक आज से जो सिंध में और कराची में कारोबार है वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है करने की इजाज़त होगी। कराची की ताजिर बरादरी की जानिब से सख्त मजम्मत जो है वो इस फैसले की गई है और आज से इस फैसले पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो सरबराह हैं शर्जील गोपलानी साहब वो मौजूद हैं। मैं एक शॉर्ट वर्ड बोलूँगा, पैंडेमिक नहीं है, ये प्लैंडेमिक है। जब 12 घंटे आप कारोबार के देना चाह रहे हैं तो 6 से 6 क्यों, 8 से 8 कर दें कम से कम, जिसमें कारोबार तो हो सके। सिर्फ अपनी एक रिट कायम करने के लिए, एक अपनी चौधराहट कायम करने के लिए, एक फेडरलिस्ट माइंड सेट जो है उसने अपने आप को करने के लिए 6 से 6 का आपने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जिसको हमने मुस्तरद कर दिया है और उसके ऊपर हम सख्त जो है एक्शन लेने जा रहे हैं अब। तो इंशाल्लाह बुध के दिन दोपहर 2 बजे वज़ीर आला सिंध साहब से मिलने के लिए सिंध की रिवायत के तहत हम उनके घर जाएंगे और उनसे बिल्कुल मिलेंगे और उनसे हमारी जो आजिज़ी है, जो हमारी फरियाद है, वो उनको पेश करेंगे। फिलहाल तो मजबूरी ये है कि अगर हम इस पर अमल दरामद नहीं करते तो हमारी दुकानें भी सील होंगी और हम पे जुर्माना भी होगा और फिर हमें रिश्वतें भी देनी पड़ेंगी। तो हम इन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने आज 7 बजे शाम को शायर फैसल पे फैसल मार्केट में एक इजलास बुला लिया पूरे कराची के ताजिरों का, और जिस बुध वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो आपको भरपूर नजर आएगा और इंशाल्लाह उसका हम रिजल्ट भी लेकर आएंगे। शर्जील गोपलानी साहब का कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से जो ये पाबंदी आयद की गई है इसके खिलाफ जो है वो मजम्मत भी करते हैं और आज और कल 2 दिन तो अमल दरामद किया जाएगा इनके फैसले के ऊपर, लेकिन बुध के रोज जो है वो वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह उनसे मुलाकात के लिए वक्त लिया के बाद आइंदा का जो लाए अमल है उसका ऐलान किया जाएगा। ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के ताजरों ने कारोबारी औकात कार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जोड़िया बाजार के ताजिर कहते हैं कि अजनास की होल सेल मार्केट में सुबह 6 बजे कौन आएगा। हुकूमत को दिए गए औकात कार से ग़िज़ाई अजनास की तरसील और कारोबार पर असर पड़ेगा। तफसीलात बता रहे हैं बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। कि हुकूमत सिंध की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, उनके जो औकात कार हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं और आज से उस पर अमल दरामद जो है
اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اس وقت موجود ہوں جوڑیا بازار میں، جو کہ بہت بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے غذائی اجناس کی۔ یہاں سے دالیں ہوں، مسالہ جات ہوں، چینی ہوں، تمام طرح غذائی اجناس نہ صرف کراچی بلکہ اندرون ملک جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے۔ تاہم جو حکومت کی جانب سے جو اوقات کار دیے گئے ہیں اور ہفتے میں 2 دن کی جو بندش کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں جو جوڑیا بازار کے تاجر ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ بھائی صبح 6 بجے کا بول رہے ہیں تو 6 بجے کون آئے گا؟ مارکیٹ کھلتی 12 بجے تک ہے صحیح۔ ابھی جب 12 بجے کھلے گی، ظہر کا ٹائم ہو جائے گا نماز کا، پھر جو ہے 2-4 گھنٹے میں کیا کام کرے گا بندہ؟ ان کو ایسا کرنا چاہیے صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک ٹائم دیں تاکہ بندہ اپنا کام کر لے۔ محمد فرحان جن کا کہنا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے ان پر ان کو تحفظات ہیں، کیونکہ جو جوڑیا بازار ہے وہاں پر جو کاروبار کا آغاز جو ہے جو 12-12:30 بجے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر 3 سے 4 گھنٹوں میں کیا کاروبار ہو پائے گا۔ تو محمد فرحان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے جو یہ اوقات کار جو متعین کیے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں اور اوقات کار کو صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک جو ٹھیک ہے، وہ بہت شکریہ بسیم آپ کا۔ امریکی ساختہ کرونا ویکسین موڈرنا کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ غیر ملکی ایئر لائن موڈرنا ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچی۔ ذرائع کے مطابق کوویکس کمپنی نے پاکستان کو موڈرنا ویکسین مفت فراہم کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی ساختہ کرونا ویکسین موڈرنا کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ غیر ملکی ایئر لائن موڈرنا ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچی۔ کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر کے انتخابات کی۔ تو آزاد کشمیر الیکشن کی 45 میں سے 44 نشستوں کا غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 25 نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہے اور نون لیگ نے 6 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم کانفرنس 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا 1 امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کی 45 میں سے 44 نشستوں کا غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو چکا ہے، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 25 سیٹوں کے ساتھ میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 11 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 6 سیٹیں حاصل کی۔ مسلم کانفرنس 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا 1 امیدوار کامیاب ہوا۔ اسی پر بات کریں گے، زاہد بشیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بشیر چودھری بتائیے گا کتنی نشستیں ابھی ایسی باقی ہیں جن کے نتائج آنا رہتے ہیں ابھی؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کے عام انتخابات 2021 کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے خوب جو الیکشن مہم ہے وہ چلائی گئی۔ اس کے بعد الیکشن جو کمپین کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ الیکشن پولنگ کا آتا ہے، اور پولنگ کا جو مرحلہ ہے وہ بھی گزشتہ روز کل مکمل ہو گیا۔ الیکشن پولنگ کے دن ہے جو آزاد کشمیر بھر میں 1-2 جو حلقے ہیں ان کے علاوہ تمام حلقوں میں پرامن طریقے سے پولنگ ہوئی اور پولنگ کا مرحلہ ہے جو وہ مکمل ہوا اس طرح۔ اور آزاد کشمیر کی تمام سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے 25 سیٹیں حاصل کی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو جماعت رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے 11 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پہ جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ ضلع میرپور کے 4 حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں ملا۔ اس کے علاوہ ضلع بمبر کے جو 3 حلقے ہیں تینوں میں کانٹے کا مقابلہ تھا۔ ضلع بمبر کی 3 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، اور 1 سیٹ ہے جو حلقہ L5 برنالہ والی سیٹ، وہ کرنل وقار ہیں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار، انہوں نے اس پہ کامیابی حاصل کی۔ اور اس طرح آزاد کشمیر کا جو الیکشن کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہوا اور پاکستان تحریک انصاف 25 سیٹوں کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد بشیر آپ کا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سردار غضنفر کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر LA16 باغ کی رپورٹ پر نتائج روکے گئے ہیں۔ 2 پولنگ سٹیشن پر جھگڑے میں پول شدہ بیلٹ پیپرز ضائع کر دیے گئے تھے۔ جی ہاں، سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سردار غضنفر کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر LA16 کے باغ کی رپورٹ پر نتائج روکے گئے ہیں۔ 2 پولنگ سٹیشن پر جھگڑے میں پول شدہ بیلٹ پیپر ضائع کر دیے گئے تھے، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر LA16 باغ کی رپورٹ پر یہ نتائج روکے گئے ہیں۔
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन कवायद की खिलाफवर्जियों पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पहले से 3 नशिस्तें ज़्यादा लेकर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें बेहतरीन जदोजहद करने वाली पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पर फख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्वीट किया गया है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर और सरदार याकूब खान अपनी अपनी नशिस्तें जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि कई एक वज़रा को हार का मज़ा भी चखना पड़ा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात में 4 साबिक वज़ीर आज़म ने भी मैदान मार लिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर और सरदार याकूब खान अपने मुखालिफ को ज़ेर करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर सनसनीखेज मुकाबले के बाद LA 32 से फतहयाब करार पाए। उन्होंने 15,598 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के साहबजादा अशफाक जफर 15,204 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहम LA 33 से राजा फारूक हैदर खान को PTI के दीवान अली चुगताई ने बासानी शिकस्त दे दी। आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी सईद मुश्ताक मिन्हास, रुखसार अहमद, चौधरी तारिक फारूक, राजा नसीर अहमद खान, चौधरी अजीज और इफ्तिखार गिलानी अपनी नशिस्त से ना बचा सके। तहम स्पीकर शाह गुलाम कादिर, डिप्टी स्पीकर आमिर अल्ताफ और हायर एजुकेशन के वजीर वकार नूर ने फतह समेट ली। गुज़िश्ता असेंबली में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन एक बार फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हो गए। साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद के भाई चौधरी अरशद ने भी कामयाबी समेट ली। बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास ने भी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। रावलाकोट के हल्का LA 21 पूंछ 4 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JKPP के उम्मीदवार हसन इब्राहिम 8,205 वोट लेकर कामयाब करार पाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं कि उनको साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। साजिश के पीछे इमरान खान और उस्मान बुज़दार का हाथ है। कहते हैं कि हम तमाम तर साजिशें बेनकाब करेंगे। मैं समझता हूँ कि पुलिस गर्दी की ये बदतरीन मिसाल है कि जिस तरीके से पुलिस को बतौर सियासी आलाकार इस्तेमाल किया जाता है। जो कल वक़ुआ हुआ, PTI का कोई कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। हमें पुलिस ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया और उसके बाद मुझे रात में बंद कर दिया। बाकी हम वहाँ पे सलूक का गिला नहीं करते। अगर कोई ये ना भूले कि जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद है ये पिछले 3 साल से जारी है और ऐसे ऊंचे हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हमारा अज़म बढ़ेगा। ये जो दफात इन्होंने लगाई 3 नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थी। इन्होंने 16 MPO लगाया जिसमें 3 महीने की नज़रबंदी बनती है। इन्होंने 506B लगाई, एक आधी और दफ़ा लगाई जो गलत थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए मेंबर्स की तैनाती के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत शुरू ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर रिटायर हो चुके हैं। नए मेंबर्स की तैनाती के लिए मुशावरत ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। ज़िशान भट्टी से मजीद जानते हैं। ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो है मेंबर पंजाब और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, वो कल 25 जुलाई को अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो गए हैं। जबकि नए मेंबरान की तैनाती के हवाले से इलेक्शन कमीशन 2 बार वफाकी हुकूमत को खत लिख चुका है कि बर वक्त उनकी तैनाती की जाए, लेकिन ताहाल ज़राए के मुताबिक नए मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन और हुकूमत में मुशावरत का आगाज नहीं हो सका। जबकि हुकूमत जो है अपोजिशन से मुशावरत करके 45 दिन के अंदर नए मेंबरान के तैनात करने की पाबंद है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ताहाल अभी नए मेंबरान की तैनाती पर मुशावरत का आगाज नहीं हो सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान भट्टी आपका। बात करेंगे शहर कायद के मौसम की, तो कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम इंतहाई खुशगवार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। आदिया नाज से मजीद जानते हैं। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर आज बात करें तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, मौसम इंतहाई खुशगवार है। सुबह से कराची वालों ने जो है वो सूरज नहीं देखा है।
आसमान पर बादलों के डेरे होने की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है और जुनूब मगरबी सिंध से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 नॉटिकल माइल रिकॉर्ड की गई है और ये हवाएं जो हैं वो शहर के मौसम को इंतहाई खुशगवार बना रही हैं। इसके अलावा मौसम का हाल बताने वालों का ये बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फौर का इम्कान है, लेकिन तेज़ बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। रात के औकात कार के दर्जा हरारत की बात करें तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32 से 34 डिग्री। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया और शहर का मौसम सुहाना हो गया। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा कैसा है शहर इक़्तिदार का मौसम? शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हसीन मौसम है, बहुत दिलकश मौसम है और इस दिलफरेब मौसम के क्या कहने के इस वक्त भी हल्की सी फवार बरस रही है, हल्की सी ठंडी सी हवा भी चल रही है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी वाक़या हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ और इससे पहले भी काफ़ी हब्स की शिद्दत जो महसूस की जा रही थी, हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत गर्मी महसूस की जा रही थी। आज मौसम कदरे खुशगवार है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि इस्लामाबाद में आज मतला अबरालूद रहेगा और मज़ीद बारिश की तवक्को भी की जा रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बहरी जहाज के हवाले से डिजास्टर रिस्पांस सेंटर को भी फाल कर दिया गया है। जहाज को बाहिफाजत निकालने के लिए यूएई से एक टग बोट भी कराची पहुंच गई है। आपको बताएं कि कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। अयाज राना, बताइएगा अब इस जहाज को निकालने के लिए काम का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज जहाज़ को फंसे जो है वो छठा रोज़ है और इस वक्त जो है तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल जो है वो हो चुकी हैं। यूएई से जो टग बोट आनी थी वो भी बोट पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ जो है वो केपीटी की 2 बोट्स और जो दूसरे इदारे हैं उनकी भी बोट्स जो हैं वो साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बात ये की जा रही थी कि जो इस वक्त हाई टाइड है और हाई टाइड का ही फ़ायदा उठाते हुए इस जहाज़ को जो है वो निकाला जाएगा। कहा यह जा रहा था कि 12:48 से जो वो मुकम्मल जो है वो हाई टाइड होगी, यानी कि जवार जो है अपने पूरी तरह होगा और तकरीबन 11 मीटर तक जो है वो समुद्री लहरें और जो है उसका ड्राफ्ट होने का जो है वो बताया जा रहा था। लेकिन इस वक्त देखा यही जा रहा है कि दिन की रोशनी का अगर फ़ायदा उठाना है और काम का आगाज़ करना है तो इस वक्त तक जो क्योंकि हवा का भी दबाव बहुत ज़्यादा है और 26 किलोमीटर के घंटे के हिसाब से जो है इस वक्त हवाएं चल रही हैं और रफ सी होने की वजह से अब तक हमें नज़र ये आ रहा है कि बोट्स बज़ाहिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई बोट्स करीब तर जो है वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन क्योंकि जहाज़ का जो साइज़ है वो 98 मीटर्स लंबा ये जहाज़ है और 20 मीटर ये चौड़ा है। अब इसको निकालने के लिए तकरीबन 5 से 6 बोट्स जो हैं वो इसके अंदर रेस्क्यू के अमल के अंदर काम करेंगी। जबकि बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। कराची के साहिल समंदर पर फंसे बहरी जहाज को निकाला ना जा सका। बहरी जहाज के कप्तान उमर का कहना है कि जितनी ताखिर होगी उतनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दुबई की सर्विस कंपनी को हायर किया गया है। दुबई से टग बोट्स पहुंच चुकी हैं। पोर्ट हुकाम की तरफ से अब तक ऑपरेशन की इजाज़त नहीं मिली है। अशरफ खान से तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान, क्यों ताखिर हो रही है इस काम में? जी, बहरी जहाज के जो कप्तान है उमर, उनसे 24 न्यूज़ की खुशी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि दुबई की सर्विस कंपनी को हायर किया गया जिससे टग जो है वो कराची पहुंच गए हैं और पाकिस्तान के एक और सर्विस कंपनी को भी हायर किया गया है। दुबई से टग गुज़िश्ता रोज पहुंचे थे। अभी तक फंसे हुए बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है। पोर्ट हुकाम से जो कप्तान है उनका कहना है कि पोर्ट हुकाम से अभी तक इजाजत नहीं मिली है। फंसे हुए बहरी जहाज को निकालने के लिए हाई टाइड होना जरूरी है और ये भी बताया कि बहरी जहाज के इंजन ठीक है। जहाज को निकालने के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल हमारी जानिब से कर ली गई है। अब पोर्ट हुकाम से इजाजत मिलने में ताखीर से मजीद मुश्किल में जो है मुश्किलात बढ़ सकती हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पोर्ट हुकाम भी फौरी तौर पर इकदाम उठाएं ताकि जहाज को निकालने का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
کہ کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 1 ماہ تک مزید بند رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ نیا تعلیمی سال 1 اگست کی بجائے 1 سپٹمبر سے شروع کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ جنید ریاض سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جنید، آگاہ کیجیے گا اس خبر کے بارے میں۔ جی، جو کورونا کی چوتھی لہر ہے وہ اب بچوں پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہوگی اور اب یہ تجویز رکھی جا رہی ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو 1 ماہ کے لیے مزید بند کر دیا جائے اور جو تعلیمی سال ہے وہ 1 اگست کی بجائے 1 ستمبر سے جو ہے وہ شروع کیا جائے اور اس حوالے سے تمام بورڈ کے جو امتحانات ہیں وہ بھی ملتوی کیا جانے کا امکان ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ نہم جماعت اور 11ویں جماعت کے طلبہ کو جو ہے وہ بغیر امتحان لیے اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے اور آئندہ سال ان کے امتحانات لیے جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو تجاویز ہیں یہ زیر غور رکھی جائیں گی NCOC کے اجلاس میں اور NCOC کا اجلاس آئندہ 1 سے 2 روز میں بلائے جانے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور، جہاں پر معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو وہاں وفاقی حکومت کیسے اس الیکشن کو چوری کر سکتی ہے؟ محترمہ ہوش کے ناخن لیں، عوام کی رائے کو قبول کر لیں۔ کشمیریوں نے آپ کے ان نفرت کے ساتھ جڑے بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ مودی کے رشتہ داروں اور غداروں کو انہوں نے اٹھا کے کشمیر سے باہر پھینک دیا اور آپ نادانی میں، ناسمجھی میں آپ بار بار اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار رہی، آپ اپنے پاؤں کلہاڑی پہ مار رہی ہیں اور جب آپ اپنے پاؤں کلہاڑی پہ مار رہی ہیں تو آپ کے پاؤں جو ہیں کشمیریوں نے کاٹ دی ہیں، آپ کی جڑیں کشمیریوں نے آزاد جموں کشمیر میں کاٹ دی ہیں۔ اور میں کشمیریوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوئے، پوری قوم نے دیکھا کہ اس الیکشن کے اندر نوٹ کو عزت دو بریف کیس لے کے شاہی خاندان کا ایک ذاتی ملازم جو ہے حلقوں میں پھرتا رہا اور ووٹ کو عزت دو کے ساتھ جب اس نے گجرانوالہ میں سرکاری اہلکاروں کو گریبان سے پکڑ کے شاہی خاندان کا سکہ جمانے کی کوشش کی تو قانون نے اس کو اپنی گرفت میں لیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ پرانا پاکستان عوام کے ووٹوں کی طاقت سے زمین بوس ہو چکا ہے۔ نئے پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کے اپنی تصویریں بنا کے اپنی جماعت سے وہ سیاسی بونا قد اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمدردیاں وصول کر رہا ہے۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی واضح ہدایات تھیں کہ ہم نے لیول پلینگ گراؤنڈ دینی ہے، نقص امن عامہ کو ہم نے روکنا ہے اور کسی جگہ بھی ہم نے کوئی ایسا عمل جس سے سرکاری اہلکار یا عملہ جو ہے پنجاب کے اندر وہ کسی جماعت کی ہمدردی یا سپورٹ میں ملوث ہو۔ آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب کے اندر سوائے گجرانوالہ کے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ پنجاب پولیس نے، ہمارے سرکاری اہلکاروں نے اور تمام فردوس عاشق ایوان نیوز کانفرنس کر رہی تھی اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 24